नमस्कार। नेक्स्ट आइस हिंदी के चौड़ी अंक में आपका स्वागत है। आज की पहली न्यूज पर बात करेंगे। इस न्यूज को द हिंदू ने अपने पेज नंबर 5 पर कवर किया था। हेल्थ सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि पहली बार केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने जीवित मानव अंगों के ट्रांसपोर्टेशन के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। ट्रांसपोर्टेशन प्रोटोकॉल का उद्देश्य उपलब्ध बुनियादी ढांचे के प्रभावी उपयोग के माध्यम से जीवन रक्षक अंगों को संग्रह बिंदु से उनके गंतव्य तक शीघ्रता यानी डेस्टिनेशन पॉइंट से पहुंचाना सुनिश्चित करना है। मानव अंग और उत्तक प्रत्यारोपण अधिनियम 1994 परिवार के सदस्यों की सहमति से जीवित दाताओं या मस्तिष्क मृत रोगियों से अंग प्राप्त करने की अनुमति देता है। ऐसे अंगों को एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल तक कभी कभी बहुत दूर हवाई या सड़क मार्ग से ले जाया जाता है, जो उनके संबंधित अधिकारियों के साथ पंजीकृत पात्र प्राप्तकर्ताओं के स्थान पर निर्भर करता है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ेंगे। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने अपने पेज नंबर 25 पर कवर किया था और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये है कि बीमा कंपनियों ने स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर प्रीमियम बढ़ा दिया है, जिसने 18% जीएसटी के साथ मिलकर देश की आबादी के कई वर्गों के लिए बीमा कम किफायती बना दिया है। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित विपक्षी नेताओं ने मंगलवार को संसद के मकर द्वार पर जीवन बीमा और स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम पर जीएसटी वापस लेने की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। विपक्षी दलों ने कहा कि स्वास्थ्य और जीवन बीमा पर लगाए गए 18% जीएसटी को तुरंत वापस लेना चाहिए और सरकार इस फैसले को मध्यम वर्ग के खिलाफ बताया है। कहा कि उन पर एक बड़ा प्रहार है। संसद भवन परिसर के मकर द्वार के सामने खड़े होकर सरकार के इस फैसले का विरोध किया और विपक्षी दलों ने इसे टैक्स टेरर की तख्तियां दिखाई। और राहुल गांधी ने इसको अपने एक्स पर लिखा कि जीवन में आने वाली स्वास्थ्य संकट में किसी के आगे झुकना ना पड़े, इसलिए पाई पाई जोड़कर हर साल हेल्थ इंश्योरेंस का प्रीमियम भरने वाले करोड़ों आम हिंदुस्तानियों से भी मोदी सरकार 24,000 करोड़ रुपए वसूल लिए। जीएसटी को गब्बर टैक्स बताते हुए कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी सरकार के रवैये पर विरोध जताया। कहा कि मध्यम वर्ग पहले से ही मोदी सरकार की टैक्स वसूली नीतियों के बोझ तले दबा हुआ है। 2024 में भारत की चिकित्सा महंगाई दर एशिया में सबसे अधिक 14% पर है, तो इस दौरान बहुत विरोध किया गया है। अब बात कर लेते हैं कि स्वास्थ्य पर जीवन बीमा प्रीमियम पर जीएसटी क्या है। देखिए, जीएसटी 1 जुलाई 2017 से सेवा कर और उपकर जैसी सभी अप्रत्यक्ष करों का यानी इनडायरेक्ट टैक्स का स्थान ले लिया। वर्तमान में स्वास्थ्य और जीवन बीमा पॉलिसियों पर जीएसटी 18% निर्धारित है। क्योंकि जीएसटी में सेवा शामिल होता है जो बीमा उद्योग पर लागू होता है, इसके लागू होने से प्रीमियम राशि में वृद्धि हुई है। अगली न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और एनवायरमेंट सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि नमामि गंगे मिशन 2.0 के तहत उत्तर प्रदेश और बिहार में 920 करोड़ रुपए की लागत वाली 4 प्रमुख परियोजनाएं शुरू की गईं। नमामि गंगे कार्यक्रम एक एकीकृत संरक्षण मिशन है जिसे जून 2014 में केंद्र सरकार द्वारा 20,000 करोड़ रुपए के बजट एक्सपेंडिचर के साथ फ्लैगशिप कार्यक्रम के रूप में अनुमोदित किया गया था, जिसका उद्देश्य राष्ट्रीय गंगा नदी के प्रदूषण में प्रभावी कमी, संरक्षण करना और कायाकल्प के दोहरे उद्देश्य को पूरा करना है। सरकार ने नमामि गंगे कार्यक्रम 2.0 के तहत 4 प्रमुख परियोजनाएं जो पूरी कर ली हैं, इनका संचालन भी शुरू कर दिया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश में गंगा नदी के आसपास शुरू की गई ये प्रोजेक्ट प्रदूषण रोकने और नदी की इकोसिस्टम में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। कुल 920 करोड़ रुपए के निवेश से तैयार इन प्रोजेक्ट के माध्यम से 145 MLD यानी मिलियन लीटर प्रतिदिन मल जल शोधन क्षमता बढ़ेगी यानी ट्रीटमेंट क्षमता बढ़ेगी। सीवर नेटवर्क में वृद्धि होने के साथ नालों को बीच में ही रोक दिया जाएगा। जो कई नाले आकर गंगा नदी में गिरते थे उनको बीच में ही रोक दिया जाएगा। जल शक्ति मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि एनजीटी द्वारा निर्धारित कड़े उत्सर्जन मानकों को पूरा करने में काफी मदद मिलेगी। इन प्रयासों से गंगा और उसकी सहायक नदियों के जल की गुणवत्ता यानी वाटर क्वालिटी में सुधार होने की उम्मीद है। बिहार के मुंगेर में 366 करोड़ रुपए की लागत वाली इस परियोजना का उद्देश्य सीवर नेटवर्क में सुधार करना और 30 MLD क्षमता वाला मल जल शोधन यानी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थापित करना है। तो याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है आपके लिए। अगली न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। इसको ऑल इंडिया रेडियो ने कवर किया था इस न्यूज को और ये इकोनॉमी सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 3 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि केंद्र द्वारा संशोधित ब्याज सब्सिडी योजना को जारी रखने के मद्देनजर भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों से कहा है कि वे किसानों को पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, मधुमक्खी पालन आदि सहित संबद्ध गतिविधियों के लिए 3 लाख रुपए तक की कुल सीमा के लिए 7% की ब्याज दर पर और अल्पकालीन ऋण प्रदान करे। और एक अधिसूचना में आरबीआई ने कहा कि 2024 और 25 के लिए ऋण देने वाली संस्थाओं को ब्याज सब्सिडी यानी ब्याज छूट की दर 1.5%
होगी। आरबीआई ने कहा कि इसका यह भी अर्थ है कि उपरोक्त समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान 4% सालाना की दर से अतिरिक्त दर से अल्पकालिक फसल ऋण और पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन इसकी बात हम लोग पहले कर चुके हैं। आरबीआई ने कहा कि किसान की घबराहटपूर्ण बिक्री को हतोत्साहित करने और उन्हें अपने उत्पादों को गोदामों में कलेक्ट करने को प्रोत्साहित करने के लिए केसीसी के तहत ब्याज छूट का लाभ फसल की कटाई के बाद 6 महीने तक की अवधि के लिए छोटे और सीमांत किसानों यानी स्मॉल और मार्जिनल फार्मर को उपलब्ध होगा। आरबीआई ने सर्कुलर में कहा कि प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित किसानों को राहत प्रदान करने के लिए उस वर्ष के लिए लागू ब्याज छूट पर पुनर्गठित ऋण राशि पहले वर्ष के लिए बैंकों को उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये थी पूरी न्यूज दोस्तों। अब और अगली न्यूज के ऊपर बात कर लेते हैं। इस न्यूज को पीआईबी ने कवर किया था और आईआर सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है जो जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये कि दक्षिण प्रशांत महासागर में फिजी गणराज्य ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से लगभग 3100 किलोमीटर उत्तर पूर्व और हवाई के होनोलुलु से लगभग 5000 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। यह लगभग 330 द्वीपों और लगभग 500 छोटे अटॉल, द्वीप और प्रवाल भित्तियों से बना हुआ है। याद रखिएगा, हो सकता है यहाँ लोकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिए तो आप याद रखिए, इस पर अपनी समझ बनाए रखिएगा कि फिजी की लोकेशन क्या है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं। इस न्यूज को इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 14 पे और ये गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज है, जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगा। न्यूज ये थी कि केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संसद में पेश किए गए आंकड़ों के अनुसार सरकार की प्रमुख आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत भर्ती हुए सभी मरीजों में 70 वर्ष और उससे अधिक आयु के लाभार्थियों की संख्या 12% से अधिक है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना 23 सितंबर 2018 को शुरू की गई थी। इस स्टेटमेंट को याद रखिएगा। कभी कभी यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस डेट से ये योजना प्रारंभ की गई थी। 23 सितंबर 2018 से शुरू की गई थी, याद रखिएगा। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना दुनिया की सबसे बड़ी सरकारी वित्त पोषित स्वास्थ्य आश्वासन योजना है, यानी अश्योरेंस गारंटी योजना है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री माध्यमिक तृतीय स्वास्थ्य देखभाल अस्पताल में भर्ती होने के लिए प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य आश्वासन प्रदान करता है। परिवार के आकार, उम्र या लिंग की कोई सीमा नहीं है। मतलब ये है कि परिवार का कोई भी व्यक्ति इलाज करा सकता है, चाहे उसकी उम्र कितनी हो या कोई मेल हो फीमेल हो, कोई भी हो, इसकी कोई लिमिट नहीं तय की गई है। आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लाभार्थी परिवारों की पहचान ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक मानदंडों के आधार पर 2011 की सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के बेसिस पर की गई है, यानी सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना के आधार पर की गई है। अगली न्यूज की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। इसको इंडियन एक्सप्रेस ने कवर किया था अपने पेज नंबर 25 पर। गवर्नेंस सेक्शन से जुड़ी हुई न्यूज ये भी है और जीएस पेपर 2 के अंतर्गत शामिल होगी। न्यूज ये थी कि सरकार ने आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 में संशोधन करने के लिए संसद में एक विधेयक पेश किया है। यह अधिनियम में महत्वपूर्ण बदलाव करने का प्रस्ताव करता है, जिसका मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक आपदा से निपटने में परिचालन क्षमता में सुधार करना है। विधेयक राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी एनडीएमए की भूमिका जिम्मेदारियों का महत्वपूर्ण रूप से विस्तार करने का प्रयास करता है, विशेष रूप से आपदाओं से निपटने में राज्य सरकारों और केंद्र के अंगों का मार्गदर्शन करने में। संशोधन विधेयक इस तथ्य को स्वीकार करता है और अधिनियम को अधिक प्रभावी बनाने के लिए कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन करने का प्रस्ताव करता है। शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण आपदा प्रबंधन के लिए एक संस्थागत संरचना जिला स्तर तक फैली हुई है और जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण पहले से ही कार्यरत है। हालांकि विधेयक बड़े महानगरों की विशेष आवश्यकताओं को मान्यता देता है, जिनमें अक्सर कई जिले शामिल होते हैं। ऐसे शहरों में सभी राज्य की राजधानियों और नगर निगम वाले शहरों में अब एक शहरी आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी यहाँ पे अथॉरिटी होगी, प्राधिकरण भी होगा, जिसका नेतृत्व नगर आयुक्त करेंगे। साथियों, आज के HOD अंकों को यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अंक में कुछ और न्यूज के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।